वेलकम बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज ऑन नियर पीयर। और आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो कवर करेंगे और वो है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। मैंने देखा था कि पास पेपर्स में चूंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन पे सवाल आ चुका है, हमारे जुडिशियल स्ट्रक्चर से भी ताल्लुक रखता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कवर करना एज सुन एज पॉसिबल बड़ा ज़रूरी है। इसमें हम 5-6 चीज़ें देखेंगे। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड ओरिजिन, हु कैन इशू रिट्स, ग्राउंड्स टू इशू रिट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, defining a aggrieved person, and then we move on to the jurisdiction of under article 199। ठीक है, तो ये आर्टिकल 199 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये रिट ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट की, और आर्टिकल 184 जो है वो प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 184(3) उसके अंदर से सुओ मोटो की पावर्स भी देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो 199 हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शंस की बात करता है। अच्छा, अब है क्या? रिट इज अ रिटन जुडिशियल ऑर्डर बेयरिंग सम कमांड। एक रिटन ऑर्डर होता है जुडिशरी की तरफ से जो कोई कमांड देता है, कोई हुक्म सादर करता है। A writ is anything that is issued under an authority. Examples of writs are orders, warrants, directions, etc. issued under authority. It can also be understood as any written order having a legal backing is a writ. Thus, power to issue writs is principally a provision made to make the right of to constitutional remedies available to every citizen. This is like a constitutional remedy to citizens. हम अभी बाद में देखते हैं। Originally under the English laws, it was a prerogative writ which was a writ directing the behavior of another arm of government such as an agency, official or other court, was available only to the crown. सिर्फ जो crown था, जो monarch था, उसके पास ये power थी कि वो prerogative writ अपने prerogative पे अपनी मर्जी से issue करे किसी दूसरी arm of government को, किसी agency को। ठीक है, और ये writ used to reflect the discretionary prerogative and extraordinary power of the monarch. Following 6 writs were traditionally classified as prerogative writs. 6 किस्म की writs हुआ करती थी: certiorari, habeas corpus, mandamus, prohibition, procedendo, quo warranto. One of the extraordinary writs was also known as prerogative writ. तो ये writs हुआ करती थी। writs कौन issue कर सकता है? Who can issue writs? हम अगर हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये रेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी मेंशन थी, और अब ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 में दी हुई है कि हाई कोर्ट्स रेट इशू कर सकती हैं। रेट इशू करने के कौन से ग्राउंड्स हैं? अकॉर्डिंग टू दिस केस लॉ, इस रेफरेंस के मुताबिक ये 7 ग्राउंड्स हैं। एरोनियस असम्पशन और एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, रिफ्यूजल टू एक्सरसाइज। ये अभी जब हम आगे डिटेल में देखेंगे तो आपको वैसे खुद भी समझ आती जाएगी, बट अभी जस्ट टेक अ मेंटल नोट ऑफ दिस। एरोनियस यानी गलत, assumption or excess of jurisdiction, refusal to exercise jurisdiction, error apparent on the face of record, violation of the principles of natural justice, arbitrary or capricious exercise of authority, perverse finding, deciding contrary to law। इन ग्राउंड्स पे रिट इशू हो सकती है। सो हमने भी पीछे पढ़ा वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब वायलेट होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो रिट इशू हो सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं क्या? वो मैंने आपसे भी ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। क्विक रिवीजन है कि 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको अपहोल्ड करना है। पहला प्रिंसिपल है, ये ड्यू प्रोसेस के प्रिंसिपल्स हैं, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, कि आपने किसी दूसरी साइड की बात सुने बगैर, उनका मुद्दा सुने बगैर आपने उनके खिलाफ फैसला नहीं सुनाना। अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस आया तो उनको उस एविडेंस का जवाब देने का मौका दिया जाएगा। the other party will also be given the opportunity to be heard, क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये सारी चीजें उनको अलाउ होंगी। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये बात समझाई है, ड्यू प्रोसेस वाला, जहां पर मैंने आपको समझाया था कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स के अंदर। इसी तरह बायस और इंटरेस्ट का रूल है कि जज का बायस नहीं होना चाहिए केस में और कोई उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो जजमेंट ठीक नहीं है। तो जब भी ये प्रिंसिपल वायलेट होगा कि जज का बायस है या इंटरेस्ट है या दूसरी साइड को नहीं सुना गया, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ, फिर हाई कोर्ट इस ग्राउंड पे रिट इशू कर सकती है। ये हम देखेंगे अभी। सबसे पहले एक और चीज जो डिफाइन करना बड़ी जरूरी है वो है एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है? क्योंकि रिट्स के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम आगे देखेंगे। क्योंकि 3 रिट्स ऐसी हैं जो सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन फाइल कर सकता है कोर्ट में, और 2 ऐसी हैं जो कोई भी कर सकता है। तो इसलिए एग्रीव्ड पर्सन को समझना पहले बड़ा जरूरी है। द वर्ड एग्रीव्ड हैज नॉट डायरेक्टली बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली इसको डिफाइन नहीं किया, बट इट इज जनरली अंडरस्टूड दैट एज अ पार्टी that a party who stands to lose or gain an advantage by observance or non-observance of law is an aggrieved person। कि अगर एक लॉ से जिस बंदे को कोई फायदा या नुकसान हो रहा है उस जजमेंट से,
किसी एक्शन से एक बंदे जिसको फायदा और नुकसान हो रहा है, अगर वो चीज ऑब्जर्व की जाए या नॉन ऑब्जर्वेंस के केस में, तो वो एग्रीव पर्सन, यानी जिसका भी इंटरेस्ट है बेसिकली, जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है किसी भी एक्शन से, तो वो एग्रीव्ड पर्सन है। ठीक है, आपके घर के सामने कोई खुदाई कर रहा है और जिसकी वजह से आपका पानी का नेटवर्क जो आपके घर आ रहा है वो खराब हो रहा है, तो आप एग्रीव पर्सन है। आप जो खुदाई कर रही है एजेंसी, उसके खिलाफ कोर्ट में रिट कर सकते हैं, आप एग्रीव पर्सन है। ठीक है, किसी शहर के दूसरे मोहल्ले में जाके कहीं ये काम हो रहा है तो आप एग्रीव पर्सन नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा, तो आप इसके फिर उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। यानी ये बड़ी एक क्रूड मैंने आपको मिसाल दी है इस चीज को समझाने के लिए। पर्सन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ अ बेनिफिट, प्रिविलेज एटसेट्रा बाय एन इलीगल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी, कि पब्लिक अथॉरिटी का कोई इलीगल एक्ट, या जो उन्होंने किया एक्ट, या इलीगल ओमिशन जो करनी चाहिए थी वो नहीं किया, उसकी वजह से जिसको किसी का बेनिफिट या प्रिविलेज डिनाई हो रहा है, तो वो एग्रीव पर्सन होता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि इट डज नॉट रियली मीन अ मैन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ अ बेनिफिट व्हिच ही माइट हैव रिसीव्ड। अगर ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि आपका लाजमी बेनिफिट होना ही जरूरी है, बस ये हो कि रॉन्गफुली नहीं कोई चीज आपको डिप्राइव कर रही होनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस के आप ये कहें कि मेरे घर के सामने फाउंटेन लगना चाहिए, मेरे घर के सामने वाटर फिल्टर लगना चाहिए, क्योंकि आपको फायदा होगा अगर वाटर फिल्टर लगेगा। ठीक है, तो क्या ये बात आपको एग्रीव पर्सन बना देती है? नहीं। ये बात देखना भी जरूरी है कि क्या लीगल राइट आपका है वहां पर फाउंटेन लगने का कि नहीं। अगर आपका लॉफुली, लॉ के तहत क्या लीगल राइट कोई वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये डिटरमिन करेगा आपका एग्रीव पर्सन होना। सिर्फ बेनिफिट आपको मिल सकता है कोई और ऑर्डर पास हो जाने से, ये आपका एग्रीव पर्सन होना डिटरमिन नहीं करता। ठीक है, a person against whom a decision has been pronounced which has wrongfully deprived him of something or wrongfully refused him something or wrongfully affected his title or some to something, wrongfully यानी कि होगा कानून के खिलाफ जाके कोई चीज हो रही है उसके साथ गलत, तो वो एग्रीव पर्सन होगा। यानी कानून के बरअक्स, यानी कानून आपको इंटाइटल करता है किसी राइट पे, वो आपको नहीं मिल रहा, या कानून आपको प्रोटेक्ट करता है कोई राइट, या कोई आपका वो राइट डिनाई कर रहा है, तो आप एग्रीव पर्सन। रिट पिटीशन फाइल कौन कर सकता है, ये हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। एज प्रोवाइडेड इन सब क्लॉज ए एंड सी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 199, एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस और को वारंटो कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन, बट जो बाकी रिट्स हैं वो सिर्फ एग्रीव पर्सन कर सकते हैं। हम अभी देखते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन लिखने का रैशनल क्या है। बेसिकली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है कि बेसिकली कुछ केसेस में आप हाई कोर्ट के पास रिट करते हो डायरेक्ट जाके कि मेरा ये राइट वायलेट हो रहा है, तो ये बेसिकली दो चीजों के लिए यूज होता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी कि आपने सारे दूसरे मोड्स अवेल कर लिए, जितने और अल्टरनेटिव रेमेडीज है ना, इनको लॉ में रेमेडीज कहते हैं, कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आया या कोई आपका फैसला ठीक नहीं है, आपका राइट कोई वायलेट हुआ है, तो आपके पास बहुत सारी रेमेडीज है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस किसी बैंक ने आपके साथ ज्यादती की है या किसी बैंक का कोई मसला है, तो आपने पहले वो स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में केस कर दिया आपने, उसके बाद वो चलते चलते बैंकिंग कोर्ट में चली गई बात, वो सारे जितने के जितने स्टेप्स थे आपने पूरे कर लिए, फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिला, तो फिर आप हाई कोर्ट जाते हो, रिट ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक करते हो हाई कोर्ट की, कि मैंने सारी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज अवेल कर ली हैं, अब कोई रेमेडीज नहीं रही, तो अब मुझे फिर हाई कोर्ट एक्सेप्ट करती है। तो ये मोहम्मद सादिक और इलाका मजिस्ट्रेट केस में भी हाई कोर्ट ने कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है, रिट ज्यूरिसडिक्शन तब इन्वोक की जा सकती है जब कोई और अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है इसके अंदर। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आपने किसी की कोई आपकी प्रमोशन हुई नहीं, आपने चैलेंज करना है कि मेरी प्रमोशन बनती थी नहीं हुई, तो पहले आप डिपार्टमेंट में कंप्लेन, डिपार्टमेंट में अपील करेंगे, डिपार्टमेंट के बाद आप सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, सर्विस ट्रिब्यूनल की हाईएस्ट अपील जब आप खत्म नहीं हो जाएगी, फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, अपनी सारी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज पहले एग्जॉस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई राइट वायलेट हुआ और आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले गए, बाकी जो रेमेडीज, यानी जो भी राइट आपका वायलेट हुआ है वो किसी ना किसी लॉ में उसकी कोई और रेमेडी अवेलेबल होगी, कोई रिकोर्स अवेलेबल होगा, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। पहली बात तो ये। तो दूसरी चीज ये कि ये स्पीडी रेमेडी है। बेसिकली कोर्ट इसमें ऐसा नहीं करती कि बहुत डेप्थ में जाके केस को एनालिसिस करती है, नहीं, चूंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्टेंस में कि जहां बड़ा ऑब्वियसली नजर आ रहा हो ना कि ज्यादती हुई है, बहुत ऑब्वियस हो ज्यादती, तो कोर्ट तब ये केस लेती है ताकि जल्दी जल्दी से
इस कोर्ट इस इनजस्टिस को खत्म किया जाए कि ऐसा इनजस्टिस जो बड़ा अपेरेंट हो के एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इसको कहते हैं कि इलीगैलिटी इज अपेरेंट एंड दैट इलीगैलिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी इनटू द फैक्ट्स। बहुत डेप्थ में जाए बगैर आपको नजर आ रहा है कि ये नहीं हुआ, जैसे ड्यू प्रोसेस वायलेट होने की बात है ना, तो आप फॉर इंस्टेंस अगर एक पार्टी कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि दूसरी पार्टी को सुना जाए, दूसरी साइड को सुना जाए, तो अगर दूसरी साइड आके कहती है कि देखें मैं कोर्ट में एविडेंस, इन्होंने उस डेट को कोर्ट में एविडेंस दिया है जिस दिन हम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं थे और हमें नोटिस भी नहीं दिया गया, हमें कोर्ट में नोटिस दिए बगैर बुलाया गया, सेशन कोर्ट ने हमें बुलाया, सेशन कोर्ट ने हमें नोटिस नहीं दिया और दूसरी पार्टी के हक में फैसला कर दिया हमें बुलाए बगैर, ड्यू प्रोसेस वायलेट हुआ है। कोर्ट रिकॉर्ड देखेगी, हाई कोर्ट देखेगी क्या वाकई सेशन जज ने दूसरी पार्टी को बुलाए बगैर फैसला सुना दिया है, वाकई वो ऐसा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, ड्यू प्रोसेस वायलेट हुआ है, डिसीजन सेट असाइड, दोबारा वो फिर आगे जो भी डिसीजन उसका होगा कि दोबारा से इंक्वायरी की जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये नहीं कि एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें ये नहीं होता कि हाई कोर्ट पूरा केस दोबारा से सुनेगी, एक एक डेप्थ में जाएगी, एक एक फैक्ट एस्टेब्लिश करेगी, नहीं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी और स्पीडी रेमेडी है। इसमें एक सबसे पहली चीज ये भी है कि पिटिशनर को लोकस स्टैंडाई एस्टैब्लिश करना है। लोकस स्टैंडाई मतलब व्हाई आर यू हियर, आपकी क्या स्टैंडिंग है। वो लोकस स्टैंडाई कहां से साबित होती है, वो मैंने आपको बताया 3 रेट्स की केस में अग्रीव्ड पर्सन और बाकी दोनों में आप पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हो, कोई भी बंदा कर सकते हो कि आप बताते हो कि मेरा ये वाला राइट वायलेट हुआ है, इसीलिए मुझे राइट है कि मैं इस रेट पिटिशन करूं। अगर कोर्ट को लगता है कि आपका लोकस स्टैंडाई है, आपका राइट वायलेट हुआ है, आप अग्रीड पर्सन हो, फिर कोर्ट वो केस टेकअप करती है। तो ये बेसिकली रैशनल है दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी देने का। ठीक है, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अदर देन लीगल राइट्स, रिट्स कैन बी इशूड इफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हुए हैं तो उस केस में भी ये बात अप्लाई होती है। ये 2 रेफरेंसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अब आप बहुत खामोशी से ये पूरा पैराग्राफ पढ़ें, ये जुरिस्डिक्शन का रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का आर्टिकल है 199। अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको भी एक दफा पढ़ाऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम ये एंड पे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी आप ये वीडियो पॉज करें और यहां से लेकर यहां तक आप पूरा पढ़ें। Of course, then you play the video, then you read this, pause the video, read this entire पेज, आराम आराम से पढ़ें इसको चबा चबा के। Then you open the video again, then you read this आराम आराम से चबा चबा के। 5 रेट्स हैं पाकिस्तान की हाई कोर्ट के पास जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके मुताबिक। रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्शियोराए, रिट ऑफ कोवरंटो और रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ मैंडेमस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है, लैटिन वर्ड है मैंडेमस, इसका मतलब होता है वी कमांड। लिटरली बेसिकली इट इज टू कंपेल एनी पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको, it is a command issued to a public functionary to which it is addressed to perform some specific legal duty to which the party applying for the writ is entitled to legal right to have the same performed. For instance, अगर एक बंदे का A है, उसने एक जमीन खरीदी है, उसने एक प्लॉट खरीदा है, ठीक है, और उसने पैसे भी दे दिए सारा कुछ, और उसने उसका म्यूटेशन करवानी है, म्यूटेशन इंतकाल को कहते हैं, बेसिकली अपने नाम करवानी है उसने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। वो जमीन जो खरीदी है उसने, उस जमीन को इस पर्सन ए ने अपने नाम करवाना है, लेकिन जो इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर है वो उसको उसके नाम नहीं कर रहा, ठीक है, या कोई भी तहसीलदार उसको उसके नाम नहीं कर रहा और डिले करी जा रहा है, और वो उसका राइट है और वो ड्यूटी है तहसीलदार की करना। उसने तहसीलदार को एप्लीकेशन दी, उसने असिस्टेंट कमिश्नर को दी, उसने डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दी, उसके बाद अपील की, उसके बाद उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी की, फिर भी ये नहीं कर रहे और बड़ा विजिबल है कि ये उसको मिलनी चाहिए थी। तो ये ए जो है फिर हाई कोर्ट में जाके रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करेगा कि आप कंपेल करें तहसीलदार को, पब्लिक फंक्शनरी को, कि ये मेरा राइट है, ये फुलफिल करे, ये ड्यूटी है उसकी। So when a public authority does not do the duty which is it's legally bound to do,
और उसकी वजह से किसी एक बंदे का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा हो, किसी बंदे का राइट हर्ट हो रहा हो, तो फिर कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि डू द ड्यूटी विच यू आर सपोज टू डू, लीगल फंक्शन, किसी भी स्टेट फंक्शनरी को, गवर्नमेंट फंक्शनरी को। इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, क्या कंडीशन पूरी हो तो ये होता है, एक तो वही जनरल जो मैंने आपसे की थी कि ऑल्टरनेटिव रेमेडीज पहले आपने अवेल करनी है। यानी कि अगर ये बंदा डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला गया और उसने तहसीलदार के बाद ना असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन दी, असिस्टेंट कमिश्नर को दी तो डिप्टी कमिश्नर को ना दी, डिप्टी कमिश्नर को दी तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ना दी, तो कोर्ट पहले कहेगा कि दूसरी ऑल्टरनेट रेमेडीज एग्जॉस्ट करो, पहले वहां पर जाओ, इधर ना डायरेक्ट आओ। तो रिफ्यूज रिट ऑफ मैंडेमस व्हेन देयर इज एन ऑल्टरनेटिव स्पेसिफिक रेमेडी एट लॉ अवेलेबल, ठीक है। और ये जो रिट है ये मैंडेमस, ये जो रिलीफ मिलता है इसमें, ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है, ये राइट नहीं है इंडिविजुअल का, कि राइट नहीं है कि हमेशा आपकी रेट एक्सेप्ट हो, ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो आपका राइट एक्सेप्ट करे या ना करे, या रेट एक्सेप्ट करे या ना करे। ये किसके खिलाफ दी जा सकती हैं, किन किन के खिलाफ, ये प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी के खिलाफ भी दी जा सकती हैं, ये किसी स्टेट ऑफिशियल के खिलाफ भी दी जा सकती है, ये हाई कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट को भी दे सकती है, ये या मजिस्ट्रेट की कोर्ट को दे सकती है, रेवेन्यू कोर्ट्स को दे सकती है, बैंकिंग कोर्ट्स को दे सकती है, स्पेशल कोर्ट्स को दे सकती है, या टू इन्फोर्स सम काइंड ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इन सब केसेस में मैंडेमस की रेट इशू कर सकती है हाई कोर्ट। कौन कर सकता है फाइल रेट फाइल, हमने आपको बताया एग्रीव्ड पर्सन, उसका कोई रियल या स्पेशल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, और उसका लीगल राइट होना चाहिए उसके अंदर, तो उसको मिलेगी। जिस बंदे के राइट्स डिनाई हो रहे हैं वो एग्रीव्ड पर्सन है, या तो वो बंदा ही सिर्फ रेट फाइल कर सकता है। इसके ऊपर केस लॉस एग्जांपल के तौर पर ये दो मैंने आपको पीएलडी 1963 और पीएलडी 1959, इशूइंग अ रिट ऑफ मैंडेमस डज नॉट ऑल्टर द लॉ इन ऑर्डर टू रिमूव ग्रीवेंसेस, its function is to enforce the law whatever the nature or character of the law might be, law enforce कराया जाए बेसिकली। अब आगे आगे प्रोहिबिशन, ये बिल्कुल उसके बरक्स है। मैंडेमस था कि वो काम करो जो आपने करना है, जो आपको करना बनता है, प्रोहिबिशन है कि उस काम से रुक जाओ, प्रोहिबिट हो जाओ, जो आपके करने वाला काम नहीं है, जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। टू रिस्ट्रेन एन इंफीरियर कोर्ट, यूजुअली इंफीरियर कोर्ट को दिया जाता है, from exceeding its power, it commands the court or tribunal to whom it is issued to refrain from doing something which it is about to do. It prevents a tribunal possessing judicial or quasi-judicial powers from assuming or threatening to assume jurisdiction which it does not possess. कि ऐसी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल जिसके पास कोई जुडिशियल अथॉरिटी है, उसको रोकती है हाई कोर्ट के वो हरकत ना करो जो लॉ ने आपको प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर ना जाओ, ठीक है। इसको स्टे ऑर्डर के तौर पे भी कह रहे थे, जो स्टे नहीं ले लेते अक्सर लोग जाकर स्टे ऑर्डर, वो अमूमी तौर पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन के तहत लिया जाता है। तो जब रिट इशू कर दी जाती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, तो वो जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो रुक जाती हैं, इसे रेस्ट सब जुडिस भी कहते हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर, फिर वो उसमें पिक नहीं कर सकती, वो फिर हाई कोर्ट केस और हाई कोर्ट के पास आ गया, फिर लोअर कोर्ट्स में वो प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस लेट्स से 30 करोड़ की चोरी का मामला है, ठीक है, 30 करोड़ की, वो अब लोअर क्या नाम है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो इतनी हाई अमाउंट के केस को ट्राई करे, लेकिन वो ट्राई कर रही है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जिस बंदे के खिलाफ है ग्रीव पार्टी, वो हाई कोर्ट में चली जाती है कि देखें लो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी नहीं है कि वो इतने पैसों वाला केस पकड़े, सीपीसी अलाउ ही नहीं करता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो फिर भी कर रहा है, तो हाई कोर्ट कहती है बात ठीक है आपकी, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, इतनी आपकी जुरिस्डिक्शन उससे ज्यादा आप करो, यानी थर्ड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की एक लिमिटेड वो है अथॉरिटी है कि वो इससे ज्यादा सजा नहीं दे सकता, वो अगर उससे ज्यादा सजा दे देता है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बढ़ के सजा दे देता, तो हाई कोर्ट में वो चैलेंज हो सकती है प्रोहिबिशन के, ये आपकी अथॉरिटी नहीं। वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की वजह से, फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंजमेंट हो, फ्रॉड हो, या कोई भी लॉ ऑफ द लॉन नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड वायलेट हुआ है, तो इन केसेस में, यानी लैंड लॉ के मुतजाद कोई फैसला हुआ है बड़ा विजिबली, तो इन ग्राउंड्स पर रेट ऑफ प्रोहिबिशन हाई कोर्ट इशू कर सकती है। इस पीएलडी 958 SC 201 रेफरेंस है इसका, और रेफरेंस ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी में ये बात कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ग्राउंड्स के आगे। The writ cannot be filled in following circumstances. ये रिट सिर्फ तब ही फॉलो होगी जब प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी इन प्रोसीडिंग है। अगर वो ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कर चुकी है कोर्ट,
ठीक है, मुकम्मल कर चुकी है, तो फिर रिट ऑफ प्रोहिबिशन नहीं होगी, वो फिर सर्शियोरराई होती है, वो बाद में देखेंगे। ये प्रोसीडिंग्स चलते हुए होती है हमेशा रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है ना, रुक जाओ, अभी आप कुछ काम करते करते रोक लो, अगर वो काम पूरा कर चुकी है गलत कोर्ट नीचे वाली, तो तब प्रोहिबिशन नहीं होगी। If the said court authority in which writ is pending ceases to exist, writ will not lie. Requisites क्या है prohibition के? The case must be ongoing in an inferior court, tribunal or quasi judicial authority. ठीक है, writ of prohibition can be issued only when the proceedings are pending in a court. Writ of prohibition can be issued at any stage of the proceeding. Proceeding में किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन proceedings अभी चल रही हो, केस का फैसला ना आया हो। कौन फाइल कर सकता है? सिर्फ एग्रीव्ड इंडिविजुअल, इसके राइट्स थ्रेटन हो रहे हैं, हर बंदा नहीं उठ के कर सकता। टू whom it is issued, ये सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी रखने वालों को ही हो सकती है, जुडिशियल अथॉरिटी या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी, जिसमें कोई इंफीरियर कोर्ट हो सकती है, ट्रिब्यूनल हो सकती है, जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बैंकिंग कोर्ट्स है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है, ये सारी चीजें उनके पास क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी होती है। रेवेन्यू ऑफिसर्स जो आपकी रेवेन्यू हायरार्की है, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो उनके खिलाफ हो सकती है। मैंडेमस और प्रोहिबिशन में क्या फर्क है? Mandamus directs activity, prohibition directs inactivity. While mandamus can be issued against any public official, public body, corporation, inferior court, tribunal or government, prohibition can only be issued against judicial or quasi-judicial authorities and not against administrative authorities or legislative bodies. ठीक है, डिफरेंस इन दोनों का आ गया। मजीद आप इस डिफरेंस को देख लें कि किसके खिलाफ इशू होती हैं। in order lower court to do something, to not do something, directs activity, directs an activity, directs performance of public duties, prohibits in excess of jurisdiction. इसमें केस लॉ ये मैंने आपको लिख दिया है। हाई कोर्ट हैज एम्पल पावर्स अंडर आर्टिकल 199 टू डायरेक्ट एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग व्हिच ही इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू सो। So I think we're going to stop here and we're going to continue our discussion from here with the writ of certiorari in the next lecture. Certiorari उसकी definition ये है, लैटिन में इसका लिटरली मतलब है to certify। ये एक inferior court body and tribunal exercising judicial or quasi judicial functions, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने prohibition देखी है, to have the decisions or acts of such court removed to the high court in order that its legality may be investigated। ठीक है, बेसिकली जब डिसीजन अभी पेंडिंग होता है तो प्रोहिबिशन का रिट इशू हो सकती है। जब उसका डिसीजन आ गया है और वो डिसीजन गलत है, लॉ के अगेंस्ट है, ग्राउंड्स हम अभी देखेंगे, लेकिन वही उन्हीं पैरामीटर्स पे जो हमने डिस्कस किए हैं वो है, तो उसके खिलाफ फिर सर्शियोरराई इशू होती है। फिर कोर्ट कहती है अपना डिसीजन आप इधर दें, आपका डिसीजन हम देखते हैं कि ठीक डिसीजन दिया आपने कि नहीं दिया। इफ कोर्ट फील्स, हाई कोर्ट फील्स के नीचे वाली कोर्ट्स ने ठीक डिसीजन नहीं दिया तो वो उनका डिसीजन क्वाश कर सकते हैं। ये सर्शियोरराई है। सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस में या ग्राउंड्स पे कर सकती हैं? अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, वही वाली जो हमने बात की है। ठीक है, कि अगर एक नीचे वाली कोर्ट ने वो सजा दे दी है जो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, एक्सेस जुरिस्डिक्शन, तो वो उसको क्वाश कर सकती है। यहाँ किसी चीज की उसकी जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं और उसने उस पर दे दिया तो वो क्वाश कर सकती है। किसके अगेंस्ट होती है? जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एक्टिंग इन जुडिशियल मैनर। हु कैन फाइल, ये भी सिर्फ एग्रीव पर्सन कर सकते हैं, उनके पहली तीनों रेट सिर्फ एग्रीव पर्सन कर सकते हैं। अब सर्शियोरराई और प्रोहिबिशन में क्या फर्क है? Certiorari will be issued when a case has been already adjudicated upon, when the case has decision has been announced। इसको res judicata कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे आप। ठीक है, लैटिन वर्ड है कि जब डिसीजन आ चुका है उसके बाद सर्शियोरराई हाई कोर्ट दे सकती है, कि नीचे वाले ने डिसीजन दे दिया कोर्ट ने, फिर सर्शियोरराई हो सकता है। प्रोहिबिशन तब होती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, रेस सब जुडिस। फिर है को वारंटो, चौथी रेट। बाय व्हाट अथॉरिटी? This writ is against the one who claimed or usurped any office, franchise or liberty to inquire by what authority he supported his claim. It is issued to prevent a person who has wrongfully usurped an office from continuing in that office. Writ is issued to examine the legality of a claim of any person or public office. Basically ये है कि कोई भी बंदा पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट ही होती है, कि कोई बंदा आके आप, किसी बंदे ने आके आपसे आप पे फाइन कर दिया, पेनल्टी लगा दी है कि जी आपने ये कानून तोड़ा है, आपकी दुकान के ने जो है टैक्स नहीं दिया हुआ, या आपने जो इंक्रोचमेंट की हुई है लैंड पे, तो आप पे 2 लाख जुर्माना होता है। ये कोई बंदा आपको देकर चला जाता है।
आपको पता ही नहीं हो कि वो कौन बंदा है, किस अथॉरिटी के तहत आया है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में कर सकते हो कि इस बंदे ने मुझ पे फाइन किया, तो कोर्ट उसको बुला सकती है कि भाई क्यों, किस अथॉरिटी के तहत तुमने ये किया, कौन हो तुम साबित करो। वो कहता है जी मैं इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। तो वो कहता है कि दिखाओ, तुम बताओ, साबित करो तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, और दिखाओ कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास ये पावर कहाँ से है। एक तो ये नहीं कि सिर्फ ऑफिस, बल्कि बहुत ज्यादा लैक ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन का मामला होता है ना, कि फॉर इंस्टेंस कोई किसी बंदे ने वो काम कर दिया जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ठीक है, कि आपने 1 लाख रुपए की सजा दे सकता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी की, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर। तो अगर वो 2 लाख की सजा दे देता है तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई किस अथॉरिटी के तहत आपने ये सजा 2 लाख का फाइन किया है। वैसे तो ये पिछली वाली डेट में आएगा, बट ये जनरली ये डिटरमिन करने के लिए होता है कि किसी ने इलीगली या रॉन्गफुली कोई पब्लिक ऑफिस को यूसर्प तो नहीं किया हुआ, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस क्या है कि जिस ऑफिस इन क्वेश्चन की बात हो रही है वो पब्लिक ऑफिस हो, ठीक है, प्राइवेट ऑफिस नहीं। द पर्सन मस्ट बी इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द ऑफिस, उस टाइम जिस टाइम रिट हो रही है उस टाइम उस पोजेशन में हो उस ऑफिस की। और वो जो ऑफिस मस्ट बी हेल्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द लॉ, यानी इलीगली उसने वो पोस्ट या वो पोजीशन ऑक्युपाई की हो, इन इस केस लॉ के मुताबिक ये कंडीशंस है कोवरेंट होगी। हु कैन फाइल, ये एग्रीव पर्सन भी कर सकता है, नॉन एग्रीव भी। ये पब्लिक इंटरेस्ट में होती है लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, तो इसलिए कोई भी बंदा कर सकता है, क्योंकि कोवरेंटो अफेक्ट्स एवरीबॉडी। कि अगर एक बंदा ने इलीगली पब्लिक ऑफिस यूसर्व किया हुआ तो ये कलेक्टिव इशू है, तो इसलिए हर बंदा ये एग्रीव्ड है इसके अंदर टेक्निकली। तो डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट नहीं भी हर्ट हो रहा तो भी आप ये कर सकते हो, यानी किसी के कोई बंदे ने आपको फाइन नहीं किया, लेकिन आपको पता चला साथ वाले मोहल्ले में वो किसी को फाइन करके चला गया, और उसकी, और वो बंदा पता नहीं कौन सा ऑफिस होल्डर है, उसके खिलाफ रिट इशू आप कर सकते हैं, इवन दो आपको डायरेक्टली उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बेसिकली का मतलब होता है लैटिन का लेट अस हैव द बॉडी और यू मे हैव द बॉडी। ये बेसिकली इशू होती है कि जब लेट से पुलिस के पास ये राइट होता है कि पुलिस किसी बंदे को डिटेन कर सकती है 24 घंटे के लिए, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास उसकी डिटेंशन बढ़ाने का, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहेगा इसको छोड़ो। अगर और उसके अंदर भी वो सिर्फ 14 दिनों तक रख सकते हैं, अगर यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी उसको सिर्फ 14 डेज तक मजीद डिटेन करवा सकता है, उससे ज्यादा नहीं करवा सकता। तो इस केस में ये होता है कि अगर तो किसी बंदे को इलीगली डिटेन किया हुआ है, यानी किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने, किसी ग्रुप ने, किसी गैंग ने, तो आर्बिट्ररीली राइट्स इंडिविजुअल की फ्रीडम और लिबर्टी इन्फ्रिंज ना हो, तो फिर ये इसीलिए हेबियस कॉर्पस की रेट आप इन्वोक कर सकते हो कि भाई बॉडी को, बंदे को, बंदा इलीगली डिटेन्ड है, उसको वापस किया जाए। It is directed to a person who detains another in custody unlawfully and commands him to produce or have the body of that person before the court to secure speedy release by judicial decree of persons who are illegally restrained of their liberty। यानी किसी को illegally उसकी liberty restrain की गई या detain किया गया, तो उसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हेबियस कॉर्पस का? टेस्टिंग द रेगुलरिटी ऑफ डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज एंड अदर लॉज, के क्या जो किसी बंदे को डिटेन किया जा रहा है, चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किया जा रहा है लॉ के तहत, लेकिन क्या वो लीगैलिटी ठीक है? किसी बंदे को, देखो आप किसी बंदे को जब उठाते हो, उसको कैद करते हो, उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी पावर है रियासत के हाथ में, और एक बहुत बड़ी पावर है जो रियासत अब्यूज कर सकती है इनोसेंट सिटीजन्स के खिलाफ। और किसी बंदे को जेल उठा के 2-2 3-3 दिन रखा जाए बगैर किसी केस के, बगैर किसी मुद्दे के, तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है इन सिटीजन्स के साथ। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, ये इन सिटीजन्स के साथ जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, उन्हें पता है कि लिबर्टी कितनी अहम है और स्टेट की पावर पे चेक लगाना कितना जरूरी है। तो एक बहुत बड़ा चेक है ये एग्जीक्यूटिव की पावर के ऊपर, के कोर्ट्स कहती हैं हेबियस कॉर्पस रिट इशू हो जाती है कि भाई इलीगली डिटेन नहीं कर सकते आप किसी को आर्बिट्रेरीली। टेस्टिंग द रेगुलरिटी ऑफ डिटेंशन बाय द एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिंग द कस्टडी ऑफ माइनर, आपने किसी माइनर को, अंडर एज बंदे को डिटेन किया हुआ है इलीगली। सिक्योरिंग द कस्टडी ऑफ अ पर्सन एलिजिड टू बी ए ल्यूनेटिक, कोई बंदा मेंटली तौर पे ठीक नहीं है। सिक्योरिंग द कस्टडी ऑफ अ मैरिज पार्टनर, ये बेसिकली इस केस लॉ के तहत रेफरेंस टू 22 एंड 491 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रेफरेंस में ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंडीशंस क्या होती हैं? When the person has been confined and not produced before the magistrate within 24 hours, तो इसका मतलब आप हेबियस कॉर्पस लग सकती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर लाजमी पेश करना होता है मजिस्ट्रेट को। इसके बाद अनलॉफुल डिटेंशन शुरू हो जाती है। When the person has not violated any law and is still arrested, बगैर कुछ गलत किए, बगैर किसी गुनाह के उसे डिटेन किया जाता है।
when the reason of arrest of a person under a law is unconstitutional and when detention is done to harm the person or malafide, यानी कोई बंदे को ज्यादती करने के लिए किसी के साथ कोई गलत malafide इंटेंशन के साथ किया जाए तो वो कंडीशंस पूरी होती है। कौन फाइल कर सकता है? ये एग्रीव भी कर सकता है, नॉन एग्रीव भी। ये भी अगेन एक पब्लिक लिटिगेशन का मसला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है, एक बेसिक ह्यूमन राइट का मसला है, ये कोई भी कर सकता है। टू हुम इट इज इशूड, ये हर एक को इशू कर सकती है वो, अथॉरिटीज ऑफ स्टेट्स को, गवर्नमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल्स को। केस लॉ इसमें क्या है? ये दो केस लॉज हैं। द डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड वुड आल्सो अट्रैक्ट सर्शियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ये सॉरी यहाँ पर ना रिट ऑफ, ये मेरे से मिस हो गया, ये मैंने आपके साथ थोड़ा सा ज्यादती कर दी है। ये वाला जो स्लाइड है ये रिट ऑफ सर्शियरी में आएगी, उसके केस लॉज में आपने ऐड करनी है ये वाली दोनों स्लाइडें, ठीक है। क्योंकि अब खत्म हो गया तो हम इसको भी देख लेते हैं कि इसमें यही लिखा है कि व्हेन द अथॉरिटी वाज विदाउट जुरिसडिक्शन एंड अनलॉफुली देयर वुड बी नो बार टू फाइलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। ये सर्शियरी में आएगी कि जब एक फैसला हो गया और वो फैसला गलत हुआ है, विदाउट जुरिस्डिक्शन हुआ है, अनलॉफुल हुआ है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं रिट जुरिस्डिक्शन में सर्शियरी के अंदर। तो ये बेसिकली बेसिक चार्ट है कि टाइप ऑफ रिट कौन सी है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस ऑफ इशू क्या है, ये आप एक दफा ये देख लें। उसके बाद मैंने ये एक बड़ा छोटा सा एक चार्ट बना दिया कि मैंडेमस का मतलब ये है, प्रोहिबिशन का वी प्रोहिबिट एज सब जुडिस सर्शियरी टू बी सर्टिफाइड कोवरेंटो व्हाट इज योर अथॉरिटी हेबियस ह्यूमन ऑफ द बॉडी। ये किसके खिलाफ इशू होती है? मैंडेमस कोर्ट, किसी रोड कोर्ट के खिलाफ हो सकती है, स्टेट फंक्शनरी, प्राइवेट पर्सन, तीनों के खिलाफ हो सकती है। प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के खिलाफ होती है, सर्शियरी भी सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के खिलाफ होती है, कोवरेंटो पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ होती है, हेबियस कॉर्पस किसी के खिलाफ भी हो सकती है। ये कौन फाइल कर सकता है? ये पहली तीन सिर्फ एग्रीव्ड कर सकता है और ये कोई भी बंदा कर सकता है फाइल। इसकी लिमिटेशन क्या है? वही बातें जो हमने पहले बताई थी, क्योंकि पेपर में लिमिटेशन भी पूछी हुई थी कि सबसे पहली लिमिटेशन तो ये कि आपको अपना लोकस स्टैंडर्ड साबित करना होता है कि आपका क्या स्टेक है और इंटरेस्ट में है, व्हाई आर यू इन दिस कोर्ट। उसके अंदर ये हो सकता है कि जो पहली तीन रेट्स हैं उनमें लिमिटेशन ये है कि यू शुड बी एन एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। आपका कोई ना कोई आपको साबित करना है कि आपका लीगल राइट है, आपका अनलॉफुली एक राइट डिनाई किया जा रहा है, अनलॉफुली एक बेनिफिट से आपको दूर रखा जा रहा है, एक प्रिविलेज से। तो ये सबसे पहले लोकस स्टैंडर्ड एक लिमिटेशन है कि हर बंदा नहीं कर सकता, ये एग्रीव पर्सन होना कुछ तीन रेट्स में जरूरी है, बाकी दो में कोई भी कर सकता है। दूसरा, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है, ये सिर्फ तब ही हो सकती है मेंटेनेबल जब आपने ऑल्टरनेटिव रेमेडीज एग्जॉस्ट कर दी। अगर आपने ऑल्टरनेटिव रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं की तो ये वाली रेमेडी रेट स्टैंड नहीं करेगी। तीसरी, ये स्पीडी रेमेडी है, ये सिर्फ तब ही होगी टू प्रोवाइड एक्सपीडिशन एफिकेशियस रेमेडी जब इलीगैलिटी इज अपेरेंट, यानी कि बहुत वाज़ेह है इलीगैलिटी, एंड इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी इनटू द फैक्ट्स। अगर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी इनटू द फैक्ट्स होगी तो हाई कोर्ट उसे नहीं लेगी, ठीक है। दूसरी मेजर सेट ऑफ लिमिटेशन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं इशू कर सकती हाई कोर्ट, अपनी लोअर के खिलाफ कर सकती है, कोर्ट्स के खिलाफ। ये फेडरल शरीयत कोर्ट के खिलाफ नहीं, बाय एक्सटेंशन कर सकती क्योंकि वो भी सुपीरियर कोर्ट है। और ये मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ नहीं कर सकती, या उन लोगों के खिलाफ नहीं कर सकती दोज हु आर सब्जेक्ट टू एनी लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर खिलाफ जुरिसडिक्शन नहीं हो सकती। अब आप इसे पढ़ें, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ, यानी और कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। तो जब एग्रीव्ड पार्टी होगी तो वो क्या कर सकती है? डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, अ प्रोविंस और अ लोकल अथॉरिटी टू refrain from doing from anything not permitted by law to do so, or to do not permitted by the law to do so, or to do something anything is required by law to do so. Not permitted, prohibition; to do something, mandamus. Declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no local legal effect. ये हो गई सर्शियरी राय कि आपने कोई एक्शन डन हो गया, टेकन ले लिया, लेकिन वो लॉफुल नहीं था, विदाउट लॉफुल इफेक्ट, तो वो साइड पे सेटिसाइड किया जा सकता है, सर्शियरी हो गई। और ये तीन जो हमने पढ़ी थी कि ये तीन सिर्फ एग्रीव पर्सन के केस में थे। अब यहां पर एग्रीव पर्सन है, यहां पर एनी पर्सन है, ठीक है। तो पहली तीन
सिर्फ एग्रीव पर्सन कर सकती हैं, ये कोई भी कर सकते हैं। बाकी directing that a person in custody within the territorial jurisdiction of the court be brought before it so that the court may satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in an unlawful method, ये हो गई habeas corpus। or requiring that a person within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office to show under what authority of law he claims to hold that office, ये कोवरेंट हो गई, और ये any person कोई भी कर सकता है। और किस पे हो गया, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमने बात की फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में ये होती है। एनी ऑर्डर शैल not be made under clause 1 on application made by and in relation to a person who is member of the armed forces of Pakistan or who is for time being subject to any law relating to those of the forces in respect of his terms and conditions of service, in respect of any matter arising out of his service, or in respect of any action taken in relation to him being the member of the armed forces। तो ये हमारा जुरिस्डिक्शन वाला टॉपिक पूरा हो गया। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, बैकग्राउंड और ओरिजिन देखा, कौन इशू कर सकता है, जनरल ग्राउंड्स देखे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है उसको एग्री पर्सन को डिफाइन किया, फिर एक एक रेट को हमने बहुत खोल कर देखा। आई वुड ऑल्सो स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस पर यूट्यूब वीडियोस भी देखें जनरली रेट जुरिस्डिक्शंस के ऊपर, पाकिस्तान इंडिया के वाले कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा देखें, आपका ज़्यादा अच्छा रिफ्रेश होगा। वॉच दीज लेक्चर्स जो मैंने, आप मेरा ही वीडियो लेक्चर भी आप 2-3 दफा देखें, आपके ज़हन में बेहतर समझ आएगी। आई अंडरस्टैंड दिस इज अ स्लाइटली टेक्निकल कॉन्सेप्ट, बट इस पर थोड़ी सी रीडिंग जब आप करेंगे आपको रीड विल टू अंडरस्टैंड दिस टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।